हेलो बच्चों। सो फाइनली अब ये मेन टाइम आ गया है, हाई टाइम। एंड आज हम जो मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उसका का पूरा एनालिसिस करने वाले केमिस्ट्री पार्ट का। सो लेट अस बिगिन। एंड अच्छे से आप पेन और पेपर लेके बैठो। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ तो आप मैक्सिमम पोर्शन इसका कर लोगे बेटा, क्योंकि काफ़ी सिलेबस आपका हो गया है। और अगर आप जेई मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आपने देखा है कि शिफ्ट्स के अंदर जो है टॉपिक्स से क्वेश्चन सेम सेम काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपका जितना भी सिलेबस हुआ है, एटॉमिक, मॉल, पीरियोडिक, गैशियस, जो भी हुआ है वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी, जो बच्चों ने बताया है या जो मुझे किसी कॉन्टेक्ट से पेपर मिला है। सो इसमें क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं बेटा। सो उनको हम इग्नोर करते हुए जितना हमें केमिस्ट्री की नॉलेज है हम उसको सॉल्व करेंगे। एक दो ऑप्शन आगे ऊपर नीचे हो सकता है, ए ऑप्शन डी हो, डी ऑप्शन बी हो मेन पेपर के अंदर। सो दैट डजेंट इवन मैटर, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अपनी मेमोरी के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। सो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का पेपर इज़ कुछ मॉडरेट से नीचे इजी की तरफ था ये पेपर। एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग 210 मार्क्स, है ना, तो टोटल अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर ऑन द सेफर साइड। आपका जेई मीन्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपका स्कोर 165 से 170 के आसपास है तो आपका परसेंटाइल कुछ 95 96 होगा। अगर आपका 170 से 185 के आसपास है सो और आप परसेंटाइल विल बी 96 टू 98। और अगर आपके 185 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो 98 प्लस परसेंटाइल होगा, जो एक काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है। एंड इफ़ यू आर क्रॉसिंग 200 210 तो आप बहुत सेफ हैं। एनआईटी का कट ऑफ कुछ 185 से 190 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट क्योंकि पेपर इजी है सो लेट अस सी फिजिक्स और मैथ के साथ कॉम्बिनेशन होगी कितना कट ऑफ रहता है। दिस इज़ जनरल एक्सपेक्टेशंस। सो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। पूछा है कि एक कंपाउंड है जो एस ब्लॉक के मेटल के साथ बनाया है हमने, उसका फॉर्मूला MO2 है। और MO2 के साथ साथ हमें क्या बोला है उन्होंने कि वो येलो रेडिश कलर का कंपाउंड है। तो पैरामैग्नेटिक इसमें से वो कौन है? सो आपको पता होगा KO2। भाई यहाँ तो कोई बात ही नहीं है पैरामैग्नेटिक की, क्योंकि अगर O2 की मैं बात करूँ या O2 माइनस की मैं बात करूँ, आपने MOT से पढ़ा होगा O2 के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब आप MOT से इसके रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर मेरे पास O2 माइनस 1 होगा या फिर O2 होगा तभी वो पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। बट अगर O2 2 माइनस होगा तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो अगर आपको KO2 स्ट्राइक कर गया बिकॉज ऑफ द कलर या वैसे भी, तो आपको ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये K प्लस बन जाएगा और इसको ब्रेक करेंगे तो O2 पे -1 आएगा, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। MOT से भी कर सकते हो, और जिन बच्चों को मैंने अच्छे से बताया भी है O2 में 16 होते हैं तो 2 अनपेयर्ड है, 17 में क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड बचेगा ना। एक अनपेयर्ड मतलब वो पैरामैग्नेटिक हो गया। सो विद इन अराउंड 30 टू 40 सेकेंड्स मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए था। और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था इस ब्लॉक में सो लेस देन 1 मिनट आपको इसके लिए सफिशिएंट है। आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन से था, जिसमें हमें वेपर प्रेशर दिया था बेंजीन का और मिथाइल बेंजीन का, और पूछा था वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताओ बेंजीन का। और बोला था कि ये जो मिथाइल बेंजीन और बेंजीन का मिक्सचर है वो इक्विमोलर है, मतलब दोनों के मोल्स बराबर बराबर हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो सपोज मैंने फ्रैक्शन मान लिया कि C6H6 का भी हाफ है और मिथाइल बेंजीन का भी हाफ है। तो यहाँ से आपको पता होगा
कि P टोटल होता है P नॉट ए एक्स ए एंड P नॉट बी एक्स बी। सपोज ये मेरा बेंजीन है और ये मेरा मिथाइल बेंजीन है। अब मुझे वेपर फेज में निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन पी टी, और P होता है P नॉट ए एक्स ए बेंजीन के लिए, और पी टी अभी ऊपर बताया आपको P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। सो P नॉट ए एक्स ए मतलब 70 दिया है, इक्विमोलर बोला तो हमने इसको हाफ ले लिया, आधा बेंजीन आधा मिथाइल बेंजीन। सो ये हो जाएगा 70 इंटू हाफ, और दूसरा आपको दिया है वेपर प्रेशर 20 इंटू हाफ। सो ये ऊपर 35 हो जाएगा, नीचे 35 प्लस 10 45 हो जाएगा। सो 35 अपॉन 45, फर्दर आप इसको 5 से डिवाइड करके 5 7 35, 5 9 45, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड पूछा है पी ब्लॉक से, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड इन विच पेयर, इनमें से कौन ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका बोरिक एसिड है, तो नाम से पता चल गया ये तो एसिड हो गया, और AlOH थ्राइस बेसिक है। हा विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा, बट अभी इसको मार्क नहीं करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, तो ये तो सेम हो गए। ये बेसिक है, OH दिख रहा है अपने को, ये भी बेसिक है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। उन्होंने पूछा डिफरेंट कौन सा है, तो देख के पता चल रहा है ए इज डिफरेंट। सो ये अपना सिंपल आंसर हो गया बेटा, बोरिक एसिड एंड AlOH थ्राइस। नेक्स्ट है XeO4 में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। सीरियसली इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। सो Xe पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 के साथ फ्लोरीन लग गया, 2 के साथ ऑक्सीजन। तो अब आप देख सकते हो नॉर्मली एक लोन पेयर है और 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर 6 का मतलब क्या हो गया, कम ऑन sp3d2 हो गया। समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच मेटल इज प्योरीफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कितनी बार बोला है नोट्स अच्छे से पढ़ो, NCERT अच्छे से पढ़ो, सीधा क्वेश्चन NCERT से। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो जिंक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं एट लो प्रेशर। होता क्या है कि जिंक और मरकरी जो है इनके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है वो इससे इवेपोरेट हो जाता है और हमें अपना प्योर मेटल मिल जाता है। सो जब भी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है तो हम एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। NCERT का सीधा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, वेयर इट इज़ यूज्ड ग्रीन केमिस्ट्री। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगर आप NCERT खोलते हो बेटा, जाके अभी खोलो तो आपको एक ग्रीन बॉक्स मिलेगा। साइंटिस्ट की फोटो के आसपास 2 ग्रीन बॉक्स हैं, उनमें से एक ग्रीन बॉक्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्टली मेंशन्ड है कि वी यूज लिक्विड H2O2 इन ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। कुछ बच्चों को मैंने बात की तो बता रहे थे सर हमने क्लोरीन टिक कर दिया, बट बेटा क्लोरीन यहाँ पर यूज़ नहीं होता, उधर क्लियरली मेंशन्ड है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इससे आपको पता चल रहा है कि NCERT की इंपॉर्टेंस क्या है। इनमें से कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो कर सकता। सो डिस्प्रपोर्शनेशन देखते हैं। सपोज मेरे पास ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन एक हैलोजन है, सो ये -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब इनमें से जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट इस स्केल के बीच में होगी, +2 हो, +3 हो, 0 हो, वो गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लूज भी कर सकता है। बट अगर -1 होगी किसी में या +7 होगी तो वो सिर्फ +7 से नीचे आ सकता है, +7 से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो कर सकता। और अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हो x + 4 - 2 = -1, x = +7, तो ठोको ताली, +7 आ गया यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन
+7 से ऊपर नहीं जा सकता और लूज नहीं कर सकता, इट कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन्स नाउ। सो इसका हो गया अपना BrO4 माइनस। नेक्स्ट देखिए, Ga+1 का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताना है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है मतलब L पूछ रहा है, और आपको याद होगा SPDF के लिए L की वैल्यू होती है 0 1 2 3। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सो गैलियम एटॉमिक नंबर 31 होता है। आप ट्रिक लगा के जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो मेरे से भी पहले। 3D10 4s2 4p1 हो गया 31। अब Ga+1 में क्या होगा, ये 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो ये 3D10 तक ऐसे आ जाएगा, फिर 4s2 आ जाएगा। सो वैलेंस शेल कौन सी हो गई, आउटर मोस्ट शेल। सो यहाँ पर 1 2 और 3 शेल आ गई, ये अंदर की शेल हो गई, ये वैलेंस शेल हो गई आउटर मोस्ट। और S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, S के लिए L की वैल्यू होती है बच्चों 0। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालो Li2+ के लिए। OMG, इतना इजी क्वेश्चन, मतलब एटॉमिक भर भर के आया पेपर में, वाह। सो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब सभी पॉजिटिव है तो चार्ज का भी कोई पंगा है नहीं। अब चेंज इन एनर्जी निकालना है अपने को। सो इट विल बी +13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर इंटू Z का स्क्वायर, सिंपल। सो ये हो जाएगा 13.6 1/1 का स्क्वायर -1/, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बोला बच्चों, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब N2 यहाँ पर हो जाएगा 3। बस यही इसमें एक ट्विस्ट था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन आप सभी परेशान होते रहते हो, आप देख सकते हो क्या लेवल की कैलकुलेशन है, मतलब आई कांट बिलीव। देख लो बेटा, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सो इजी, वेरी इजी, फोड़ देंगे बच्चे इस ऐसे पेपर को तो। ऑर्लोन किसकी मोनोमेरिक यूनिट है, OMG। सो आपको याद होगा NCERT में अपने नोट्स में डिट्टो मैंने लिखा है ऑर्लोन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसका पॉलीमर बन जाता है। तो इसको हम विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। ऑप्शन भी ऐसे दिए थे कि मतलब बच्चा देखते टिक कर दे, कैप्रोलैक्टम तो नाइलॉन 6 से रिलेटेड हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक्राइलोनाइट्राइल सीधा। अब यहां पूछा है जो सेंट्रल एटम है I3- में, I3- में जो सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर कितने हैं। सो आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही आ गया तो टोटल 8 हो गए। 8 में से एक यहाँ यूज़ कर लिया, एक यहाँ यूज़ कर लिया, तो 8 में से 2 यूज़ कर लिए, बचे 6। तो सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हो गए बच्चों, 3। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम P ब्लॉक। सर P ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते, कम आते, देख लो बेटा, तुम्हारे सामने है सब कुछ। आज सब क्लियर हो गया, आज एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, क्रिस्टल क्लियर। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के अंदर P4O10 डालेंगे तो क्या होगा, आपको पता है P4O10 P2O5 वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो ये क्या करेगा बेटा। सो 4 मोल ऑफ HNO3 विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड प्लस P4O10, यहाँ से 2 मोल ऑफ N2O5 बन जाएगा, यहाँ से वाटर निकाल दिया इसने और बन जाएगा आपके पास मेटाफॉस्फरिक एसिड। अब पूछ रही है N2O5 क्या है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन में NO और N2O तो न्यूट्रल होते हैं और बाकी सब कैसे होते हैं, चिल्ला के बताओ सबको कि आपको आता है, ये एसिडिक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कितने मोल CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अपने बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन लगेंगे, टू कन्वर्ट इथॉक्सी इथेनोएट टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू वॉल। वेरी इजी, बट आपको इनका स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। सो ये हो गया अपना इथॉक्सी इथेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। अब यहाँ पर हम पहली बार जब CH3 MgBr यूज़ करेंगे, सो ये भाई साहब यहाँ से जाके इधर अटैक करेंगे और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
ये वापस आएंगे और यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा OR। फिर दोबारा से CH3 MgBr आके अटैक करेगा, ऊपर जाएगा। अब वापस तो आएगा बट निकलने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ऊपर ही रुक जाएगा और ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बच्चों बन जाएगा। सो कितना मोल लगा यहाँ पर आप देख के बता सकते हो इजीली। हमने 2 मोल्स CH3 MgBr का यूज़ किया है। क्लियर। नेक्स्ट था सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन, सो इजी। मैं बोलता हूँ एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, NCERT पढ़ो, नोट्स पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। सो ग्लास कॉर्नर्स टर्न्स स्मूथ व्हेन हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो बिल्कुल सही बात है, आपने NCERT में देखा होगा, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है बेटा ग्लास को, है ना। इट फ्लोज और समर्स में नीचे वो थिक हो जाता है। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ ग्लास डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये गड़बड़ हो गया। तो असर्शन ठीक है, रीज़न रॉन्ग है। विस्कोसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है, इट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज देयर जो आपको नहीं पढ़ा। ये लो निनहाइड्रीन, OMG। बोलो निनहाइड्रीन कराया नहीं कराया तुमको, चैट में बताना मुझे। डिट्टो अपने नोट्स में लिखा हुआ है ये। मुझे नहीं लगता आपने कोई भी इसमें से क्वेश्चन मिस किया होगा। तो ये लीजिए, इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर कार्बन है। तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये OH पानी बन के चले जाएंगे और क्या मिल जाएगा हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। सो दोनों यूनिट्स सिंपली कनेक्ट हो गई बस, और इसमें कुछ खास नहीं हुआ है। इसके साथ इस पार्ट का हमारा RCHO बन जाएगा एल्डिहाइड, और CO2 और वाटर निकल जाएगा। सो दिस इज सिंपल निनहाइड्रीन टेस्ट। दूसरा है ओहो मतलब फोकट के क्वेश्चन, फोकट के नंबर, इनमें से कौन इनकरेक्ट है। अगर बच्चों अच्छे से पढ़ाई की है बायोमॉलिक्यूल्स तो देखते ही पता चल गया भाई। अमाइलोज कैसा होता है, याद करो, अमाइलोज होता है तुम्हारा लीनियर और अमाइलोपैक्टिन होता है ब्रांच। तो यही गलत हो गया, यही अपना आंसर हो गया। बट बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, अल्फा ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती है इनके अंदर। सो बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन था ये, तो मतलब फ्री के मार्क्स। येलो हीलियम प्लस के लिए E3 माइनस E2 पूछ रहा है। ये तो मतलब अभी 11th वाले बच्चे भी इसको फोड़ देंगे। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए Z की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे हीलियम प्लस के लिए, और फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है -13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E3 निकाल लो और E2 उसमें से माइनस कर दो। सो -13.6 Z² मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर, और 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर। सो ये E3 आ गया -13.6 Z²/n²। बस इसको आप सॉल्व कर लो, -13.6 × 4/9, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो गया 13.6। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 7 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मतलब बिल्कुल ही ईजीएस्ट क्वेश्चन आ गया। बच्चे बोलते हैं आयनिक तो मतलब इतना टफ आता है सर, कैसे करे, क्या करे, इतना कैलकुलेशन आएगा, लॉग की वैल्यू याद करें। अब देख लो आप, तो यहाँ एक एसिड दिया एक बेस, आपको पता है एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो पहले हम मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं एसिड के, बोले तो HCl के, तो वो हो जाएगा 1 × 500। फिर हम मिली लिक्विड निकाल लेते हैं बेस के, सो वो हो जाएगा 250 × 0.5, ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ 125। अब 500 से 125 मतलब एक से एक इनका रिएक्ट कर जाएगा, तो किसके मिली इक्विवेलेंट बचेंगे, कौन एक्सेस में है, HCl के बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 500 - 125 बोले तो 375। तो अगर मॉलिक्यूल पूछे हैं
अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछी अब एसिड की क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, तो वो तो हो जाएगी 375 अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 250 एंड 500। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर मॉलिक्यूल पूछा है तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ एसिड लेफ्ट, मोल्स हो जाएंगे 375 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये मिली इक्वलेंट है, मतलब मिली मोल्स, तो मोल्स के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, कम ऑन, मॉलिक्यूल्स के लिए इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हाइड्रोकार्बन्स का, एल्कीन का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक में आपको KMnO4 के साथ H2SO4 और हाई टेम्परेचर दे दिया, एक में वाटर दे दिया। तो जब H2SO4 डाला है उन्होंने, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। क्या है ये, एडिपिक एसिड। आप देख सकते हो मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर, कैसे इसके स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं। और बी आपका क्या है, दिस इज योर बेयर्स ऑक्सीडेशन। इसमें क्या बनता है, सिन डायोल सिस डायोल बनता है, या तो दोनों OH ऊपर या दोनों OH नीचे। मीजो कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री डायरेक्ट अपने को विजिबल है, मीजो डायोल बन गया। नेक्स्ट देखिए, द हीट रिक्वायर्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस है तो CV हो गया अपना 5/2R और CP हो गया अपना 7/2R। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या पूछा, हीट। सो Q इज इक्वल्स टू NCV/dt होता है, N मोल्स दिया है 4, CV हो गया 5/2R, चेंज इन टेम्परेचर हो गया 50 - 0, सो 4 इंटू 5/2R इंटू 50, सो ये आ गया अपना 500R। ऐसे अगर वो अपने से CPDT से भी हम निकाल सकते हैं इसको, बट उसने अपने से सिर्फ सिंपल हीट पूछा है तो ये हो जाएगा 500R। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम R की वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं और नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। फिर पूछा था DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, ओह कम ऑन, इतना इजी क्वेश्चन, सबको पता ही है, sp3 होता है, NiCO4 तो मतलब तुमने याद ही कर लिया, इतनी बार सॉल्व हो गया होगा। sp3 6 लिगेंड है तो मतलब DsP2 हो नहीं सकता, sp3 D2 या D2 sp3 में से एक होगा। कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और इतना यील्ड मिल रहा है, इतना अमाउंट मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट का, परसेंटेज यील्ड निकालो। तो परसेंटेज यील्ड होती है एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100। सो पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, N2 + Li इज गिविंग मी Li3N2 6, हो गया बैलेंस। अब इसके मोल्स निकाल लेते हैं, इसका वेट 280 दिया है तो इसके 10 मोल्स आ गए, इसके कितना दिया है वेट 20 दिया है तो इसके मोल्स आ जाएंगे 20 ऑलमोस्ट 7, तो 3 मोल्स आ जाएंगे। सो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा, तो इसके 6 से 2 बनते हैं, तो 3 से कितना बनेगा, 1 मोल बनना चाहिए, बट बन कितने रहे हैं, बन रहे हैं 0.35 ग्राम। सो बन रहे हैं 0.35 अपॉन 35, बोले तो 0.01, तो एक अपने पास यील्ड ये आ गई, एक यील्ड ये आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसका आंसर मुझे चैट में बता सकते हो। हाईएस्ट कोएगुलेशन पावर, हार्डी-शूल्स रूल, अगर आपको याद हो कोलॉइड्स में मैंने बताया था। सो सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव कोलॉइड के लिए इनमें से किसकी कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा। सो इसका सिंपल आंसर ए हो गया बच्चों। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, या फेवरेट टॉपिक GOC, सो किसके अंदर प्लस माइनस परमानेंट रहना चाहेगा। सो ऑब्वियसली ए, क्योंकि ए कंपाउंड कैसा है, कम ऑन, क्वासी एरोमेटिक कभी सुना होगा आपने, ये पार्ट कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, बाकी किसी में नहीं हो रहा। सो हमेशा ऐसा रहना चाहेगा और इसके अंदर डाइपोल प्लस माइनस हमेशा अपने को
दिखेगा। नेक्स्ट है किसकी एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको पता है, आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तीनों में मेटल क्या है, सेम है, बस लिगेंड डिफरेंट है। और आपको पता है बच्चों, जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी होगी। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो अब डेल्टा नॉट ज़्यादा किसका होगा, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है इसमें से, सबसे आगे Cn, फिर वाटर और फिर Cl। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 3 एंड 2। बिल्कुल इजी पेपर, अपने बच्चों ने तो उड़ा दिया होगा ये पेपर। नाइट्रोजन एटम्स पूछे हैं इन सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन, तो ये एसीटोन हो गया, ये अपना सेमी कार्बाजोन हम बना रहे हैं अभी। क्या होगा देखिए, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा और कैसा प्रोडक्ट बन गया बच्चों ये, बस कितने नाइट्रोजन है, 1, 2 एंड 3 नाइट्रोजन है। बिल्कुल इजी। H2O2 का एंगल पूछा है, तो H2O2 दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है, एक गैस एक सॉलिड। सॉलिड फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, सो फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 90 to 94 डिग्री के आसपास होता है। बट गैस फेज में देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, सो एंगल फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो एंगल ज़्यादा होता है। सो इट इज़ अराउंड 1.5 डिग्री। सो सॉलिड फेज में एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ कम ऑन। सो ये तो सबने स्टोइशियोमेट्री में सीख लिया होगा। सो KMnO4 या फिर MnO3F, इन दोनों में आप निकालोगे, सो x - 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, x - 6 - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। सो Mn होता है 3d5,4s2, तो ये वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, सो ये दोनों क्या करते हैं, मतलब इतना इजी एल्डिहाइड कीटोन से। चलिए, तो सिंपली ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। सो क्लेमेंसन अगर आपको याद हो, वुल्फ किश्नर अगर आपको याद हो, दोनों में डिफरेंस बताना है, तो ये एसिडिक मीडियम होता है, ये बेसिक मीडियम होता है। यहाँ हम ZnHgHCl लेते हैं, और यहाँ हम हाइड्राजीन लेते हैं NH2NH2, या फिर N2H4 भी बोल सकते हो, इन द बेसिक मीडियम। और ग्लाइकॉल भी ले लेते हैं इसके अंदर हम, एक सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल। वेव नंबर देख रहे हो, एटॉमिक के कितने क्वेश्चन आए हैं। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम इज 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, मतलब जो वेव नंबर है वो रिडबर्ग कांस्टेंट का 8/9 टाइम्स है। आपको बताएं ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। सो बहुत ही ईजी है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। कैसे करेंगे इसको, वेव नंबर होता है 1/λ RZ का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो Z हो जाएगा 1, सो RH 1 का स्क्वायर। अब आप इनमें से हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज़ पुट करके देख लो किससे 8/9 आ सकता है। तो मुझे यहाँ 1 चाहिए और यहाँ मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, दैट इज़ 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये डायरेक्टली 8/9 दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 3 से 1। ऑप्शंस की भी मदद आप ले सकते हो बिंदास। ओहो GOC, यहाँ पूछा था कि इनमें से किसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आपको मैंने बताया था रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए,
जहाँ होगा कॉन्जुगेशन वहाँ होगा रेजोनेंस। सो पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा नेगेटिव हमें चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं होगा। ठीक है, तो पूछा था रेजोनेंस कहाँ नहीं होगा, तो एक तो 4 में नहीं होगा, और आप देख सकते हो ये है पाई सिग्मा और आगे तो कुछ है ही नहीं, या सिग्मा पाई पॉजिटिव, ये कुछ नहीं होता, तो 2 में भी नहीं होगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव यहाँ होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव यहाँ होगा, तो कहाँ नहीं होगा, 2 और 4 में हमारा नहीं होगा, 2 4 हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट था कि 3 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन में अगर इथेनॉल डाल दें हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपका जीओसी भी टेस्ट हुआ है और आपका नोमेनक्लेचर भी एग्जामिनर चेक करना चाहता है, तो चलिए उनको बता देते हैं, अपने को आता है। सो 1 2 3 4, सो ये बन गया हमारा 3 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसमें इथेनॉल ऐड कर दिया, तो आपको पता है क्या होगा, कार्बोकैटायन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये इतना स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये कर देगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो इधर से तो कर नहीं सकता, इधर से कर देगा। तो पहले इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब देखो जादू, अब जरा काउंट करके बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फर्दर इसमें क्या डाल दिया, C2H5O माइनस, तो ये C2H5O माइनस अपना हाइड्रोजन वापस ले लेगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बन गया बच्चों, 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल, है ना, 2 और 3 पे डाइमिथाइल हो गया, और ब्यूट इन 2 या ब्यूट 2 इन बन गया है यहाँ पे। ठीक है, सो कुछ ऑप्शंस या फिर आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ नाम अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस वाज द बेस्ट अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप ज़रा मुझे चैट में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाए। एंड सो आज बहुत अच्छा मौसम था, सो ये मैंने एक अच्छा फ़ोटो लिया है आपके लिए। सो यू हैव टू गो बियॉन्ड द स्काई, स्काई इज़ द लिमिट, जस्ट टू मोटिवेट यू। ठीक है, विल गो बियॉन्ड द स्काई, विल टच द स्काई। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।